नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज तक की इस हिमाचल पंचायत में। ज्यादातर तो चर्चा चुनावों की हो रही है, आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम नेताओं को आप सुन रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने खास दरख्वास्त की हिमाचल प्रदेश की यूथ आइकॉन, आप ही सबके बीच में से निकल के बॉलीवुड की रानी बनी कंगना रनौत को कि आप आइए, हम आपके राज्य जा रहे हैं और यहाँ पे आपसे जानना बड़ा जरूरी है कि हिमाचल के युवाओं के सपनों का हिमाचल प्रदेश कैसा है। जोरदार तालियों के साथ शिमला में आज तक इस पंचायत में स्वागत कीजिए कंगना रनौत का। कंगना जी, स्वागत है आपका, और आप मुंबई से इतना दूर चल के यहाँ खास तौर से इस कार्यक्रम के लिए आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद राहुल जी। और मैं चल के तो नहीं आई, लेकिन फिर भी मेरी जर्नी बहुत लंबी थी और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे हिमाचल में हिमाचल के भविष्य के बारे में अपने कुछ विचार सामने रखने का एक मौका मिल रहा है। और चाहे जो भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बड़ी विजनरी हूँ या मेरा कोई बहुत बड़ा विजन है, लेकिन एज समबडी जो यहाँ पे मैं पली बड़ी हूँ, यहाँ पे मेरा एक मातृभूमि आप कह लीजिए, मेरा परिवार यहाँ पे है, तो उस हिसाब से मुझे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ का जो जीवन है, लोगों का किस तरह से रहते हैं, किस तरह से उनकी इच्छाएं हैं, सपने हैं। तो मैं अपने कुछ विचार रखूंगी, हो सकता है छोटे हों बड़े हों, मगर आप सुन लीजिएगा। जी बेशक, इसी के लिए हम ये सेशन कर रहे हैं। हमने कई लोगों से जब चर्चा की कि आज तक की पंचायत हो रही है, उनको पता चला कि आप आ रही हैं, तो उनकी आंखों में एक तरीके से गर्व था कि एक लड़की जो कि हमारे ही यहाँ से निकल के बॉलीवुड में अब इतनी अपनी पहचान बना चुकी हैं, देश भर में अपनी पहचान बना चुकी हैं, सबके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर ऐसा नहीं हुआ है। मैं शुरुआत इससे करना चाहता हूं कि आप अपना विजन बताएं। एक यूथ आइकॉन के तौर पे इसी राज्य से निकलकर देश भर में अपने अपने नाम कमाया, आपके हिसाब से आपके सपनों का हिमाचल प्रदेश क्या है और कैसा है? सबसे पहले तो आई थिंक एक हमारे देश में एक जो देशभक्ति की लहर चली हुई है, वो कोई भी इंसान हो, आई थिंक एक बहुत ज़्यादा किसी राज्य में आइसोलेशन से आइडेंटिफाई करना भी उस के खिलाफ हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल हमारा जो भारत के लिए एक ड्रीम है, वो एक माइक्रो लेवल पे जो है हर राज्य पे आता है, हर इंसान पे आता है, हर व्यक्ति पे आता है, जिले में, प्रदेश में, गांव में, पंचायतों तक आता है। तो विजन यही है कि देश जो है वो दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रगतिशील देशों में से एक बने। और जहाँ तक अगर हम इंटायरिटी में देखें पूरे भारत को, तो इसमें इतने सारे राज्य हैं और हर एक राज्य की अपनी एक खासियत है। तो जैसे हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक खासियत होती है, उसी तरह से एक पर्टिकुलर जो, जैसे कि हम जानते हैं, जो जिस तरह से हम बेंगलोर के लिए जो चाहते हैं, या मध्य प्रदेश के लिए जो चाहते हैं, या साउथ का कोई देख लीजिए, या पंजाब हो गया, या हिमाचल का, हर एक राज्य की एक अपनी ब्यूटी है, खासियत है। अब सेम मॉडल, सेम स्ट्रक्चर, सेम सपना आपका सबके लिए नहीं हो सकता। और इंटायरिटी में हमें यही चाहना है कि भारत जो है वो आगे निकल के आए, दुनिया का नंबर 1 देश बने, डेवलप्ड नेशनों में सबसे ज़्यादा बड़ी ताकत बने। यही एक नेशनलिज्म यही हमें सिखाता है कि हमारा देश जो है वो सर्वोपरि हो। यही हमें देश प्रेम भी यही सिखाता है। जहाँ तक हिमाचल की बात है, आई थिंक अभी तो हिमाचल बहुत ज़्यादा रॉ है, और उसके लिए एक तरह की जो इस तरह की एक स्ट्रक्चरिंग है कि गोइंग फॉरवर्ड किस तरह से हमारा भविष्य होना चाहिए, उस तरह की आई थिंक जो विचारधारा है वो अभी अभी शुरू हुई है, जब से आई थिंक देश ने एक नई कॉन्शियसनेस देश में जो जागी है, नई चेतना का जो एक संचार हुआ है इस देश में 2014 के बाद। उसके बाद आई थिंक हिमाचल के तो कई हिस्सों में अब लोगों को लग रहा है कि वो भी भारत का एक परमानेंट हिस्सा है। क्योंकि आप इस राज्य में पली बड़ी हैं, आपने जिस तरीके से यहाँ पे अपनी परवरिश की, आपको क्या लगा कि क्या गैप है, क्या वो चीजें हैं जो कि आप चाहते हैं कि नेता उस पर फोकस करें जिस पर इस वक्त फोकस नहीं हो पा रहा है? जो सबसे पहले तो टू बिगिन विद, बाहर जैसे ही पहाड़ी लोग बाहर जाते हैं, या जिस तरह से लोगों को उनके लेके एक नज़रिया है या परसेप्शन है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक मैंने जो महसूस किया था, एक इज्जत की बहुत कमी है। लोग जो हैं वो पहाड़ों से आने वाले लोगों को उस दृष्टि से उस वक्त नहीं, अभी आई थिंक बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी चेंज हुआ है,
अलग अलग तरह की अफवाहें मेरे बारे में उड़ाई गई फिल्म इंडस्ट्री में कि ये पहाड़ी लोग हैं, ये ऐसा करते हैं, ये काला जादू करते हैं, ये खाना पका के नहीं खाते, ये कच्चा मांस खा जाते हैं, ये ऐसा ये। तो आई थिंक कहीं ना कहीं बिकॉज इन्फॉर्मेशन की कमी थी, देश के साथ कनेक्शन की कमी थी, और हमारे ही नहीं बहुत सारी नॉर्थ ईस्ट की मेरी फ्रेंड्स थी हॉस्टल में, उन्होंने भी सेम चीज, उनको कोई चाइनीज कह के चिढ़ाता था, कोई कुछ। तो कहीं ना कहीं वो एक भारतीयता की जो एक जो डोर हम सबको साथ में बांधती है उसकी कमी थी। और वो जो मैंने जैसा आपको कहा, ये नई चेतना के साथ में ये जो दुनिया में डिजिटली भी इवॉल्व हुआ है, तो उसके प्रति बहुत ज़्यादा जागरूकता आ रही है पहाड़ों के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, लेकिन फिर भी आई थिंक उतनी नहीं है जितनी कि बाकी राज्यों को लेकर है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आप कह रही हैं कि एक नई चेतना जागृत हुई है 2014 के बाद, क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि आपका परिवार तो काफी कांग्रेसी फैमिली थे। आपके ग्रेट ग्रैंडफादर कांग्रेस की टिकट पे लड़े, वो जीते भी, वो फ्रीडम फाइटर थे। सरजू सिंह रनौत कांग्रेस के एमएलए रहे गोपालपुर से 2 बार। और आपको लग रहा है कि जितनी भी चेतना है वो 2014 के बाद ही जगी है। आप पूरी रिसर्च करके आए हैं। थोड़ी बहुत मैं एक राजनीतिक फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ, और मेरे जो पिताजी हैं वो भी राजनीति को ही बिलोंग करते हैं। हमारा जितना जो एक आप कहते हैं इकोसिस्टम जो है, वो पूरा हमारे जो अंकल्स हों या जानने वाले एमएलएज हों, जिनसे मेरे पापा काम, उनकी फाइल्स जो भी हो, मम्मा की ट्रांसफर होती थी, वो सारे हमेशा सारी उम्र कांग्रेस के थ्रू ही मेरे पिताजी ने करवाए। लेकिन जब 2014 में मोदी जी आए, तो आई थिंक एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और मेरे पिताजी थे जिन्होंने मुझे पहली बार मोदी जी के बारे में बताया, और उनके जो उन्होंने काम किए हुए हैं। और आई थिंक 2014 में हम लोगों ने ऑफिशियली भी कन्वर्टेड, क्योंकि आपकी मम्मी का बयान ऑफिशियली कन्वर्टेड। उन्होंने कहा कि हम आते तो ठेठ कांग्रेसी फैमिली से हैं, लेकिन वो शुक्र मना रही थी अमित शाह जी का कि उन्होंने आपको सिक्योरिटी दी। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे जो फैमिली है वो बहुत स्ट्रांग कांग्रेसी फैमिली है। जी, ऐसा नहीं है। आई थिंक अब तो मेरे पापा सुबह उठते टाइम जय मोदी जी, और शाम को सोते टाइम जय योगी जी ही बोलते हुए तो ऐसा नहीं है कि उनमें पूरा वो कन्वर्ट हो चुके हैं। पर आई थिंक कहीं ना कहीं एक ही इंसान काफी होता है पूरी देश में, जैसे आपको कहा, जगाने के लिए या एक चेतना। और हमारा देश जो है वो उस एक इंसान की कब से, कई सदियों से, आई थिंक कहीं ना कहीं अटल जी के बाद या बहुत स्ट्रांग जो नेता हुए हैं हमारे, उनके बाद एक ऐसे इंसान की हमें जरूरत थी जो इस देश को गाइड कर सके, नेतृत्व कर सके, जिस तरह से मोदी जी कर रहे हैं। तो मोदी जी के किस कार्यशैली से या उनके काम करने के किस तरीके से आप प्रभावित हैं कि आपको लग रहा है कि उन्होंने आके देश की काया पलट कर दी? सबसे पहले देखिए, जो मैं आपको मुझे तो डेफिनेटली जो उनकी कर्मठता है, योगी रह चुके, वो मेरा एक अलग रीजन है। लेकिन मैं एक साधारण मानवीय के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मेरे पिताजी हो गए या माता जी हो गए, वो बहुत ही ज्यादा अप्रोचेबल हैं, बहुत ही ज्यादा रीचेबल हैं। जब वो किसानों के बारे में बात करते हैं, तो वो मेरी मदर बिकॉज मेरी मदर बहुत ज्यादा खेती करती हैं, तो उनके इश्यूज के बारे में बात करते हैं। जब वो बिजनेसेस को सिंप्लीफाई करने की, मेरे पिताजी बिजनेसमैन हैं, उनके क्रशर्स हैं, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो वो उनके लेवल पे बात करते हैं। हर एक इंसान से वो पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं। उनको ये लगता है कि मोदी जी हमारे घर के हैं। सबको ये फीलिंग है, आप किसी से पूछ लीजिए, आज मोदी जी हर एक को लगता है कि मुझे बिलोंग करते हैं, पर्सनली मेरे फैमिली को बिलोंग करते हैं। अगर उनके साथ कुछ अच्छा होता है तो लोगों को लगता है कि ये मेरा पर्सनल गेन है, और अगर कुछ खराब होता है तो लोगों को वो एक पर्सनल लॉस लगता है। तो जो एक लीडर की सबसे ज्यादा खूबसूरत और कामयाब बात है, और बाकी उनमें जो कॉम्पिटेंस है, जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री होने पे गुजरात में काया कल्प की थी गुजरात की, और अब पूरे भारत की जो उन्होंने अब जिस तरह से पूरा विश्व आज हमें विश्व गुरु मान रहा है, जिस तरह से उन्होंने कोविड को, इस भारी जनसंख्या वाले देश में कोविड को हैंडल किया, उनकी हर बात काबिले तारीफ है। जिस तरह से हमारे बॉर्डर्स हैं, अपनी ये तो सूची कभी खत्म ही नहीं हो सकती कि कितने ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं मोदी जी। वो उसकी तो कोई हम तो खासकर सिर्फ हमारे लिए तो पूजनीय हैं, लेकिन एक साधारण मानव तक जो उन्होंने कनेक्ट किया है, और भारतीयता का ये उनका जो नेशनलिज्म का जो एक मोटो है, ये पहुंचाया हुआ है हर एक भारतीय तक।
तब आज भी हम लोग, मैं यही आपको कहना चाह रही थी कि हमें वी हैव टू मेक हिमाचल को पूरे देश के संदर्भ में, कि एक साथ में आके पूरे देश को कैसे प्रोपेल कर सकता है हिमाचल, अपने आप को इंडिविजुअली तो यस ऑफ कोर्स, बट पूरे देश के साथ में इस प्रोग्रेस की उसमें शामिल होकर कैसे आगे प्रोपेल कर सकता है हिमाचल के लिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज। आप पॉलिटिक्स कितना फॉलो करती है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप बहुत क्लीनली और ओपनली अपनी जो सोच है उसको रिवील कर रही हैं, और ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड के अपने करियर के बाद आप फुल टाइम पॉलिटिक्स में हिमाचल के लोगों के लिए या देश के लोगों को कुछ फायदा पहुंचे, उसमें आप घुसना चाहेंगे? देखिए क्या होता है कि जो पॉलिटिक्स का काम है, जो जनता की सेवा, चाणक्य ने कहा हुआ है कि अगर आप राजयोग में जाना चाहेंगे तो ये कोई सुख का मार्ग नहीं है, ये एक सही बात है। तो अगर जनता की सेवा करनी है और अगर आपको जैसा आपने कहा समाज के लिए कुछ करना है, तो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ का बलिदान कर या जो भी आपके खुद की महत्वाकांक्षाएं हैं उनका बलिदान कर आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैंने अभी तो इस बारे में सोचा नहीं है, और मेरे खुद की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनके लिए भी मैंने काफी कुछ किया है। अगर कभी जिंदगी में ऐसा मौका मिला कि अब देश के लिए कुछ करना पड़ेगा तो करेंगे, वो भी करेंगे। क्या बात है, ये तो मैंने पहली बार सुना। आप कह रही हैं कि अगर आगे चल के कोई ऐसा मौका मिलता है जिसमें आपको लगता है कि आप देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती हैं किसी तरीके से, पब्लिक सर्विस में आके, पॉलिटिक्स में आके, तो उसके बारे में आप ओपन हैं, आप क्लोज नहीं हैं, आपको लगता है कि जो इस वक्त मोदी जी काम कर रहे हैं उसमें आप कुछ ना कुछ अपना भी योगदान दे सकती हैं? देखिए जिस तरह के अब हालात होंगे, जिस तरह से गवर्नमेंट चाहेगी मेरा पार्टिसिपेशन हो, वो आई विल बी वेरी मच ओपन टू ऑल काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन। अभी ऐसे आपने बोला ना, अभी वो बाहर चलेगा जहां पे उनकी टिकट फंसी हुई, बोलेंगे कंगना को ही लगा दो, ये जहां जहां हम लोग फंस रहे कम से कम एक सीट तो ही निकाल ही देंगे। जैसा मैंने कहा कि ये हमारा भाग्य होगा कि हमें हिमाचल के लोग जो हैं किसी सेवा का मौका देंगे, अपना समझेंगे, तो डेफिनेटली सौभाग्य की ही बात मानी जाएगी। अरे वाह, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली है, इस बात की गूंज बहुत दूर तक जाएगी। एक तरीके से एक नए पॉलिटिशियन की शुरुआत, एक नए पॉलिटिक्स में एक नई इनिंग्स की शुरुआत का संकेत यहाँ पे हुआ है। जोरदार तालियां आप दीजिए कंगना रनौत के लिए। अगर आपको मौका लगा तो आप क्या करेंगी? क्या आपको लगता है कि आप में पोटेंशियल है या आप चेंज एजेंट बन सकती हैं, जिसको लेके आपको लगता है कि पब्लिक सर्विस में घुसना शायद आगे चल के फायदेमंद हो सकता है? मैं क्या करूंगी? देखिए सबसे पहले तो आपने खुद मुझसे ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा तो मैंने खुद एक तरह से ना नहीं की, तो लेकिन आपने पूरी अनाउंसमेंट कर दी कि नया राजनीतिक करियर शुरू हो गया है, और उससे मेरे से अभी वो क्या बोलते हैं, मैनिफेस्टो भी वो ले रहे हैं कि आप क्या क्या करेंगे। आप नेता के साथ तो यही होता है, बताओ अगर आपको बनना है तो क्यों बनना है, क्या करोगे, मौका लगा तो आपका विजन क्या है? नहीं, अभी तो मैं एक्चुअली अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ और बहुत खुश हूँ अपने करियर में, लेकिन एज अ हिमाचली पर्सन, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि हिमाचल के लिए मेरे ये विचार हैं, क्योंकि यहाँ पे रहते हुए हमेशा मैंने अक्सर ये महसूस किया कि जैसे हर एक इंसान की कोई ना कोई खासियत होती है, खूबी होती है, वो उसी इंसान में होती है, उसी तरह से राज्य भी होते हैं, उनकी जो खूबी है वो एक सबसे अलग होती है। तो हिमाचल के पास अब हमें ये सोचना है कि क्या है ऐसा जो पूरी दुनिया को अट्रैक्ट कर सकता है, और अगर सोचने जाएं तो वो है ऑक्सीजन कंटेंट। हिमाचल का ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो काफी राज्यों से बहुत ज्यादा है, और इसमें जो है, जैसे बहुत सारे मैं ऐसे देशों में घूमी हूँ, चाहे स्विट्जरलैंड है, चाहे ऑस्ट्रिया है, वहाँ पे अपनी ऑक्सीजन कंटेंट के करके उन्होंने अपनी इकोनॉमीज इतनी ज़्यादा डेवलप कर ली है कि हर जगह से लोग अपनी, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे रिकवरीज हो, चाहे किसी भी तरह के बच्चों की एजुकेशन हो, बड़े बड़े स्कूल्स होना, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होना, और उस प्रकृति को ना उससे छेड़छाड़ करते हुए, बिकॉज अगर हम इसे, जैसे मैंने कहा, अगर जो बेंगलोर का प्लान है, जो हैदराबाद का है, जो मुंबई का है, अगर वो प्लान हम यहाँ पे थोपेंगे तो इस जगह को भी हम पूरी तरह से कहीं ना कहीं, और क्या होता है कि जैसे आप एक टनल खोदने जाते हैं एक पहाड़ के अंदर तो आपको पता नहीं है, लेकिन 2 और गिरते हैं, तो उससे क्या होता है कि लैंडस्लाइड्स इतने हो जाते हैं और जो पूरा प्रकृति है वो डिस्टर्ब होती है। तो ये जो हमारा जो ये राज्य है, इसकी अपनी एक बहुत ज़्यादा सबसे खूबी यही है कि जो इसमें जो प्रकृति की जो ब्यूटी है, और जो इसीलिए मुझे लगता है जो ग्रीन एम्स यहाँ पे मोदी जी ने जो क्योंकि
हम मुंबई में अब आजकल देखने को मिल रहा है कि जो भी एडिटिंग स्टूडियो में काम कर रहे हैं या किसी तरह के स्टूडियोज के अंदर है, अब ऑक्सीजन सिलेंडर लेके वो जिनको कुछ हुआ नहीं हुआ है, बिकॉज वहां पे ऑक्सीजन का कंटेंट इतना कम होता जा रहा है, लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेजेस हो रहे हैं और कई तरह के स्वास्थ्य के वो हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को एक तरह से प्लान करना चाहिए कि किस तरह से यहाँ पे और हरियाली लाएं और इस तरह के ट्रीज लगाएं कि जिससे और ऑक्सीजन कंटेंट बने। इसको दुनिया का एक ऐसी जगह बना दे कि जो अपने ऑक्सीजन कंटेंट के लिए पूरी दुनिया में फेमस हो जाए। और जहां तक इकोनॉमी की बात है, यहाँ पे पली बड़ी होने के बावजूद भी मुझे पता नहीं था कि जो स्नो है उसको हम लोग एज अ स्पोर्ट्स भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने जो स्की सीखी, लेकिन वह मैंने जर्मनी में सीखी और मैंने वहां पे ये बात महसूस की, ये दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, उसको सीखने लाखों करोड़ों का खर्चा होता है। तो फिर मैंने सोचा हमारे यहाँ पे इतनी चोटियां हैं जिनको हम इस तरह की चीजों में यूटिलाइज कर रहे हैं। आप उनको जो है आप उनके साथ तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, आप उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उनके साथ में कोलैबोरेट करके, चाहे आप अपने रिजॉर्ट्स खोलें या स्की रिजॉर्ट्स खोलें या और स्नो बोर्डिंग से लेके जो भी है स्नो स्पोर्ट्स जो है उसके करके, अगेन भारत का एक जैसे फ्रांस हो गया या जर्मनी हो गया, वहां पे जो उस तरह के पॉइंट्स है जो कि पूरी दुनिया के लोग वहां पे स्की करने जाते हैं, स्नो स्पोर्ट करने जाते हैं और तरह के टूरिज्म के लिए जाते हैं वो। और उसके अलावा मुझे लगता है कि हमारे देश में एक ऐसी जगह की कमी है जहां पे हमें गुरुकुल टाइप एजुकेशन मिले, जहां पे लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सके। अब जैसे शिव जी हैं, उन्होंने सप्तऋषियों को हिमालय में ही ट्रेन किया था और उन सप्तऋषियों ने पूरी दुनिया में जाके सिविलाइजेशन शुरू की। तो उस तरह से हमें जो है एक सिस्टम इस्टेब्लिश करना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करना चाहिए, जहां पे हम जो हमारे वेदास हैं, उपनिषद्स हैं या श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता का जो एक पुराने जमानों में गुरुकुल हुआ करते थे, प्रॉपर एजुकेशन, अब हम लोग अपने भरोसे हैं, कभी कुछ ऑनलाइन कुछ ऑडियो सुन लिया या कुछ सुन लिया, उस पे भी अगर आपको प्रॉपरली कोई चीज पढ़नी है, चाहे वेद हो गए या उनके आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती है। तो योग या साधना या वेदों से लेके उस तरह से, जिस तरह से इस तरह के मनुष्यों का निर्माण करना कि वो पूरे देश में जाके एक सुपर ह्यूमन टाइप हों वो लोग, उस तरह का निर्माण किया जा सकता है। यहाँ पे उस तरह की एजुकेशन की जा सकती है योग से, चाहे वो कलरीपट्टू हो, चाहे वो क्लासिकल सिंगिंग हो। बच्चों का जो निर्माण करना है, आधे से ज्यादा बच्चों को मैं देखती हूँ उनको स्पेक्स लगे हुए हैं, 4-5 साल के बच्चे हैं, और ये जो बच्चे हैं आगे जाके हमारे देश का भविष्य का निर्माण करेंगे। उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, उनके लिए हम क्या सोच रहे हैं। सारी सिटीज इतनी पोल्यूट हो चुकी हैं और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से हिमालयस है वो देश को, अगर आप देखें तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे एक देश का एक पूरा अगर ढांचा हो, अगर शरीर हो, तो उसका मस्तिष्क है हिमालय। तो क्या हम लोग यहाँ पे इंडिया के ग्रेटेस्ट माइंड्स जनरेट कर सकते हैं? क्योंकि हम यहाँ से जो है बहुत सबसे ज्यादा जवान जो है हिमाचल और पंजाब से आर्मी या उसमें जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो सॉइल है उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो जो भी यहाँ पे फसल उगती है, फ्रूट उगता है, उसमें बहुत ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। तो उसी तरह से उनके अगर ब्रेन थिंकिंग इंटेलेक्ट को डेवलप करने के लिए अगर ऐसे कुछ गुरुकुल या ऐसी कुछ शिक्षाएं दी जाएं, ऐसे कुछ मनुष्यों का निर्माण किया जाए जो आगे चल के हमारा नेतृत्व करे। अब मोदी जी ने भी तो साधना हिमालयों में ही की थी। तो इस जगह को हम देश के साथ में कैसे इन सिंक करके जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, आई थिंक दैट वी हैव टू से, और विदाउट ज्यादा छेड़छाड़ किए हुए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।